हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग ज्योग्राफी का क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं पीवाईक्यू। तो इसी में हम आगे देखते हैं जो आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलवायु प्रकार कोपेन स्कीम राजस्थान के पश्चिमी उपांत की जलवायु को वर्णित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो आपको बताना है कि कोपेन महोदय ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया है उसके हिसाब से राजस्थान के पश्चिमी उपांत क्षेत्र के लिए कौन सा इसमें से हो सकता है। आपके ऑप्शन है AMW, बी AW, सी BWHW, डी CWG। इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, BWHW। क्योंकि ये जो BWH जो होता है, BWH, ये बेसिकली जेरो थर्मल के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसीलिए चूंकि इसका उपयोग ये उष्ण मरुस्थलीय जलवायु को डिनोट करता है। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, तो थार मरुस्थल है राजस्थान में, इसीलिए। अब इसको भी देख लीजिए, CWG गंगा के मैदान को रिप्रेजेंट करता है, गंगा का मैदान। AW जो हो गया, ये सवाना तुल्य के लिए है, सवाना तुल्य। और जो AMW है, एम यहाँ आ गया, इसे मानसूनी तुल्य, मानसूनी तुल्य। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारामूडा द्वीप कहाँ अवस्थित है। तो अगर आपने मैपिंग किया होगा तो आप जानते होंगे। ऑप्शन है A कैरेबियन सागर, B उत्तरी अटलांटिक महासागर, C मैक्सिको की खाड़ी, D भूमध्य सागर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नॉर्थ अटलांटिक महासागर। तो नॉर्थ अटलांटिक महासागर में ही क्या है? बारामूडा आइलैंड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य संघ राज्य क्षेत्र में कुल भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन क्षेत्र है। आपके ऑप्शन है A अरुणाचल प्रदेश, B है लक्षद्वीप, ये C होगा, C नागालैंड, D मिजोरम। तो मैंने पहले भी बताया है, मैं अपने एक वीडियो में वन क्षेत्र का मैंने कराया है, आप देख लीजिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? लक्षद्वीप होगा। मैंने बताया था कि जो प्रतिशत के हिसाब से जो 5 राज्य हो सकते हैं और केंद्र शासित प्रदेश जोड़कर, वो है लक्षद्वीप, फिर उसके बाद आएगा मिजोरम, देन आपको आएगा अंडमान एंड निकोबार, फिर उसके बाद आएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद आएगा मेघालय, फिर उसके बाद आएगा आपको मणिपुर, एंड देन नागालैंड। तो अगर आप यहाँ देखिए, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार, ये हो गया आपका केंद्र शासित प्रदेश। इसको अगर हटा दें तो राज्यों के हिसाब से देखें तो मिजोरम आ जाएगा, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पर मेघालय, चौथे पर मणिपुर और नागालैंड 5वें स्थान पे। तो अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो फर्स्ट स्थान पर लक्षद्वीप और तीसरे स्थान पर अंडमान निकोबार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थिर जनसंख्या वृद्धि अवधि किस या किन दशकों को निर्दिष्ट करती है। यहाँ आपको बताना है स्थिर जनसंख्या वृद्धि। ऑप्शन है A 1981 से 2011, B 1951 से 1981, C 1921 से 1951, D 1911 से 1921। तो इसका सही आंसर क्या होगा? C होगा, 1921 से 1951। देखिए, 1121 के बीच में जनसंख्या ग्रोथ क्या था? निगेटिव हो गया था, -0.3% के आसपास। और 51 से 81 के बीच में सर्वाधिक ग्रोथ देखी गई है, और 81 से 2011 के बीच में गिरती हुई अवस्था है। ठीक है, इसमें सर्वाधिक ग्रोथ है। क्यों? क्योंकि इसी समय अवसंरचनात्मक विकास हमारा तीव्र हो गया था, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, ठीक है, ग्रोथ रेट हाई था। और 21 से 51 में स्थिर अवस्था देखी गई, क्योंकि यहाँ पर महामारी के कारण जो है यहाँ निगेटिव स्थिति देखी गई। उसके बाद जो है जनसंख्या स्थिर दर से आगे बढ़ती रही, क्योंकि अकाल के बाद के सिचुएशन में क्या हुआ? स्वास्थ्य क्षेत्रों में सुधार देखा गया और सरकार ने भी ध्यान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण किसके लिए जाना जाता है। आपके ऑप्शन है A सौर ऊर्जा, B भूतापीय ऊर्जा, C
जैव ऊर्जा, डी पवन ऊर्जा। तो सही आंसर क्या होगा? भूतापीय ऊर्जा। मणिकरण इसी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण का प्रकार है, मतलब इन्वायरमेंटल फंक्शन है? पहला संसाधनों की पूर्ति, दूसरा जीवन बनाए रखना, तीसरा सौंदर्य परक सेवाएं देना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। आपके ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो और तीन, सी एक दो और तीन, डी केवल एक और तीन। तो जो इन्वायरमेंट के फंक्शंस है वो तीनों को निर्धारित करते हैं, इसलिए आपका सही आंसर क्या होगा? सी एक दो और तीन। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है और सही उत्तर चुनना है। तो फर्स्ट में दिया है मृदा का प्रकार और सेकंड में है प्रमुख विशेषता। फर्स्ट में सॉइल टाइप ए एंटी सोल, इसके सामने है अल्प या द्रुत विकसित सनस्तर स्थित वाली मृदाएं। दूसरा है इंसेप्टिसोल, उसके सामने दूसरा है अल्प विकसित बिना सनस्तर स्थित वाली मृदाएं। तीसरा सी हिस्टोसोल, सामने दिया है ये बहुत पुरानी और बहुत अधिक अपक्षयित मृदाएं हैं। डी ऑक्सीसोल, इन मृदाओं में ऊपरी परतों में बहुत अधिक मात्रा में जैव पदार्थ होते हैं। तो देखिए, अगर आप में से इसमें से कुछ भी विशेषता जानते होंगे तो आप सही कर पाएंगे। जैसे आपको मैं बताऊं कि हिस्टोसोल जो होता है, इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं वो सर्वाधिक होते हैं। तो सी का हम 4 से मैच करा देंगे। इन मृदाओं में ऊपरी परतों में बहुत अधिक मात्रा में जैव पदार्थ पाए जाते हैं। जो ऑक्सीसोल होता है वो क्या होता है? इरोजन हाईली होता है, अपक्षयित ज्यादा होता है। तो ये बहुत पुरानी और बहुत अधिक अपक्षयित मृदाएं हैं। तो डी को हम 3 से मिला देंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ सी का 4, डी का 3, तो ये हो गया। तो हमारा आंसर ए होगा। और एंटीसोल में क्या होता है कि इसमें बीच वाला जो सनस्तर होता है प्रोफाइल वो नहीं पाया जाता है, इसलिए अल्प विकसित बिना सनस्तर स्थित वाली मृदाएं होती है। और इंसेप्टिसोल क्या होता है? अल्प एवं द्रुत विकसित सनस्तर स्थित वाली मृदाएं होती है। इस प्रकार इसका सही आंसर ए हो गया। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो थोड़ा सा भी अगर आपको इसकी विशेषता मालूम है तो सही आप कर सकते हैं। है, किसी मरुस्थल या अर्ध मरुस्थल क्षेत्र में पेरीपेंडिमेंट को निम्नलिखित में से किस और नाम से जाना जाता है? किसको? पेरीपेंडिमेंट को। आपके ऑप्शन है ए इंसेलबर्ग, बी है ज्यूगेन, सी है बाजदा, डी है पलाया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बाजदा। बाजदा को हम पेरीपेंडिमेंट्स बोलते हैं। ये एक तरीके का, अगर आपने एलुवियल फैन के बारे में पढ़ा होगा तो एलुवियल फैन जैसा अगर स्ट्रक्चर जब ये डेजर्ट वाले क्षेत्र या सेमी डेजर्ट वाले क्षेत्र में बनता है तब उसको बाजदा बोलते हैं। पलाया क्या होता है? पलाया जो है कई जो है तलहट्टी में बनते हैं, ये एक वैली के समान होता है जहां पर अगर जल भर जाए तो इसको पलाया लेक बोलते हैं। इंसेलबर्ग क्या होता है कि जब इरोजन होता है तो बहुत छोटे छोटे या तो छोटे पिक बच जाते हैं या पठारी बच जाती है या बड़े पत्थर के आकार के स्ट्रक्चर बच जाते हैं, तो इसको बोलते हैं इंसेलबर्ग। और ज्यूगेन क्या होता है? जो कठोर चट्टाने हैं और जो मुलायम चट्टाने हैं इनसे बनी हुई संरचना होती है। अगर यह मान लिया जाए समानांतर रूप से बना हुआ है, जैसे ऊपर में हम मान लेते हैं कि कठोर चट्टान है और नीचे में जो है मुलायम चट्टान है, तो ये इस तरीके का कटाव के साथ स्ट्रक्चर बनेगा, तो इसको ज्यूगेन बोलेंगे। और यही स्ट्रक्चर अगर वर्टिकल बन जाए तो इसको बोलते हैं यारडांग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पृथक लावा प्रवाह आमतौर पर कुछ ही फीट मोटे होते हैं, ये सही है, किंतु लंबी समयावधि के दौरान बार बार होने वाले प्रवाह से ज्वालामुखी निर्मित हो जाते हैं। ऐसे ज्वालामुखी क्या कहलाते हैं? ए सील्ड वोल्केनो, बी कंपोजिट वोल्केनो, सी स्ट्रेटोवोल्केनो स्ट्रेटोवोल्केनो, डी सिंडन कोन वोल्केनो। तो इसका सही जो आंसर होगा उसको बोलते हैं सील्ड वोल्केनो। एक्चुअली ये जैसे जैसे लावा का प्रवाह बाहर होते जाता है फिर शीतलन होते जाता है, ठंडा होते जाता है और उसी से ज्वालामुखी निर्मित स्ट्रक्चर बन जाता है। ये कम विस्फोटक होता है। कंपोजिट क्या होता है? ये विस्फोटक ज्यादा होता है। सिंडन क्या होता है?
जो ऊपर में क्रेटर का स्ट्रक्चर बनता है, जब वो धंस जाता है तो उसको सिंडन बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइसोहेलिन किनको जोड़ने वाली रेखाएं हैं? ए समान ताप को, बी समान दाब को, सी समान वर्षा को, डी समान लवणता को। तो आइसोहेलिन जो होता है वो समान लवणता को जोड़ने वाली रेखाएं होती है। यहाँ देखिए 10 डिग्री चैनल किसके बीच पाया जाता है? तो अगर आप सामान्यतः जानते होंगे तो 10 डिग्री चैनल जो है वो हम बोल देते हैं कि अंडमान और निकोबार के बीच में पाया जाता है 10 डिग्री चैनल। लेकिन यहाँ देखिए स्पेसिफिक पूछ रहा है कि आपके ऑप्शन है ए उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान, बी दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, सी लिटिल अंडमान और कार निकोबार, डी कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो देखिए इसको देख के कंफ्यूज मत होइए। मैंने जब आपको बोला कि 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार, तो ये स्वाभाविक है कि जहां अंडमान और निकोबार होगा वही आंसर होगा। यहाँ दोनों ही अंडमान अंडमान दिखा रहा है तो ये नहीं होगा। यहाँ भी अंडमान है, यहाँ भी अंडमान है, ये भी नहीं होगा। यहाँ निकोबार है, यहाँ निकोबार है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर होगा सी होगा, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। तो देखिए यहाँ पर है आपका लिटिल अंडमान, और ये जो क्षेत्र कहलाता है ये है ग्रेटर कार निकोबार का क्षेत्र। ये है कार और ये है लिटिल। ठीक है, तो लिटिल अंडमान हो गया और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल पाया जाता है। सामान्यतः हम बोलते हैं अंडमान और निकोबार के बीच में। नेक्स्ट जो है मैच कराना है। सूची फर्स्ट में दिया हुआ है जलप्रपात, सेकंड में दिया हुआ है स्टेट। ठीक है, आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए बरकाना उसके सामने तमिलनाडु, बी दूध सागर उसके सामने उड़ीसा, सी दुदुम्मा उसके सामने कर्नाटक, डी किलियूर उसके सामने गोवा। देखिए तो जो दूध सागर है वो गोवा में है, तो बी का 4 हो गया। तो बी में आ जाइए, यहाँ 4 दिया है, यहाँ 4 दिया है, तो पहला गलत हो गया, डी गलत हो गया, ये और ये तो हमारा हो गया। हमारा आंसर बी और सी में से होगा। बरकाना के बारे में पहले भी मैंने बताया है कि ये कर्नाटका में है, तो ए का 3 हो जाएगा, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। और दुदुम्मा जो है ये उड़ीसा में है, और किलियूर कहाँ है? ये है तमिलनाडु में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बरकाना कर्नाटक में है, दूध सागर गोवा में है, दुदुम्मा उड़ीसा में है, किलियूर जलप्रपात कहाँ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक एल नीनो प्रभाव का परिणामी नहीं है? क्या नहीं है? ए विषुवतरेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण का विरूपण, बी दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनों का हिंद महासागर पर प्रभाव, सी सागर जल के वाष्पन में अनियमितताएं, डी प्लवकों की मात्रा में कमी जिसके कारण सागर में मछलियों की संख्या में कमी आती है। तो देखिए एल नीनो प्रभाव जो होता है, जो दक्षिणी अमेरिका का पेरू का तट है वहां पर, जब ये यहाँ पर पेरू जो जल जिसको हम बोल्ट भी बोलते हैं, हम बोल्ट, तो ये क्या है? ठंडी जलधारा है, और यही जब गर्म जलधारा में बदल जाती है तब ये एल नीनो प्रभाव जनरेट होता है। तो उसी के कारण जो है, जो पल्लवकों कहने का मतलब नीचे जो खनिज तत्व होते हैं, पोषक तत्व, वो सामान्य स्थिति में ऊपर आते हैं, लेकिन जैसे ही ये प्रभाव होता है तो वो कम हो जाते हैं और मछलियां मरने लगती है। यहाँ पूछ रहा है परिणाम नहीं होगा, तो ये तो परिणाम होता ही है। सागर जल में वाष्पन में अनियमितता भी आती है, लेकिन ये देखिए दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनों का हिंद महासागर पर प्रभाव, ये इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, कोई परिणाम नहीं है। वायुमंडलीय वायु विषुवतरेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण का विरूपण, बिल्कुल इसमें बदलाव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या पिरामिडों में निम्नलिखित में से कौन से चर प्रदर्शित होते हैं? पहला है आयु वर्ग, दूसरा है लिंग सूचक पुरुष और स्त्री का। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना तो दो। तो देखिए जब हम जनसंख्या पिरामिड बनाते हैं तो आयु वर्ग भी सूचित करते हैं और लिंग सूचक भी प्राप्त होता है पुरुष और स्त्री का। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में लेक्स के नाम दिए हैं, झील के, और दूसरा जो है स्टेट। ए है
कलिवेली, उसके सामने है सिक्किम। बी है खजियार, उसके सामने है केरल। सी है खेचे ओ पलरी, ये है हिमाचल प्रदेश, उसके सामने। डी है वेम्बनाड, उसके सामने है तमिलनाडु। तो सही मिलान देखिए, वेम्बनाड जो है ये सब जानते होंगे, ये केरला में है। तो जैसे डी का 2 हुआ तो देख लीजिए यहाँ हमारा फाइंडिंग आ गया। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन क्या होगा। तो इसी प्रकार देखिए यहाँ ए का 4 हो जाएगा। केलीवेली कहाँ है? तो तमिलनाडु में। अब बच गया खजियार। अगर आपको पता हो तो खजियार जो है ये हिमाचल प्रदेश में है और खेचे ओपलरी जो है सिक्किम में है। इस प्रकार आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से कौन सा धूम कोहरा स्मॉग बनाने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो देखिए, अगर कोहरा बनाने का कारण जानते होंगे तो स्मॉग तो आसानी से पता चल जाता है कि जब हम जो कोहरा होता है, कोहरा जो बनता है, अगर उसमें जो उत्सर्जित गैसेज होती हैं, ठीक है, वो मिक्स हो जाए तो हमारा क्या बन जाता है? स्मॉग बन जाता है। और इसमें ज़्यादातर SO2 और NOx जो होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, इसकी ही मिलने से, और साथ में O3 जिसको बैड ओजोन बोलते हैं, जो पृथ्वी के निकट पाए जाते हैं, उसके मिलने से ही क्या बनता है? स्मॉग बनता है। तो देखिए, कोहरा बनने के लिए जो कंडीशन होते हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक पूछ रहा है तो सर्दियों की लंबी रातें, ये तो होता ही है। प्रतिलोमन प्रच्छद का बनना, बिल्कुल इन्वर्जन कंडीशन तो होता ही है। अनेक वायु प्रदूषक संसाधनों की उपस्थिति, जो हमने बता दिया आपको कि यहाँ होनी चाहिए। डी, समुद्र तल से ऊपर ऊंचाई बढ़ते जाने के साथ तापमान में गिरावट, ये भी होती है। लेकिन जो यहाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो इन्वर्जन का केस होता है। ठीक है, तभी जो है कोहरा बन सकता है। लंबी रातें तो होनी ही चाहिए, तापमान में गिरावट होती है, हवाएं भी जो है शांत, वायुमंडल जिसको बोलते हैं, हवाएं शांत रहती है। ठीक है, तो ये सभी कंडीशन मिलके ही कोहरा का निर्माण करते हैं। और धूम कोहरा जो है, ये जो प्रदूषक होता है वो जब मिक्स होता है तब धूम कोहरा बनता है। इसमें भी जैसे SOX अगर मिल जा रहा है तो इसको लंदन टाइप बोलते हैं, और NOx मिल गया तो लॉस एंजलस टाइप बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है माउंट थूलियर। ये ध्यान रखिएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है। यह कहाँ अवस्थित है? माउंट थूलियर। ए उत्तरी अंडमान में, बी मध्य अंडमान में, सी दक्षिणी अंडमान में, सी ग्रेट निकोबार में। तो ये स्थित जो है ग्रेट निकोबार में स्थित है माउंट थूलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक भूपृष्ठ से उच्च एल्बिडो है? किससे होगा? ए हिमाच्छादित पर्वत, बी बंजर पथरीला गिरिपथ पृष्ठभूमि, सी बलुई मरुस्थल, और डी मैंग्रोव वन। तो देखिए, एल्बिडो का सामान्य सा अर्थ समझिए कि रिफ्लेक्शन से संबंधित है। तो जितना सतह चिकना रहेगा उतना ही रिफ्लेक्शन अधिक होगा, उतना ही हाई एल्बिडो होगा। ठीक है, तो हिमाच्छादित पर्वत क्या होता है? व्हाइट कलर का होता है और इससे रिफ्लेक्शन हाई होता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? हिमाच्छादित पर्वत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समाप्त हो सकता है किंतु नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन? नवीकरणीय भी है लेकिन समापनीय भी है। ए सौर ऊर्जा, बी उपयोज्य दशा में जल, सी मृदा, डी प्राकृतिक दशा में भूदृश्य। तो देखिए, समापनीय किंतु नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो वो है बी उपयोज्य दशा में जल। जो उपयोग किया जाने वाला जल है वो नवीकरणीय भी है लेकिन समाप्त भी हो सकता है। ठीक, ये NCERT से क्वेश्चन है सब, तो इसको जरूर देखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन पाएं। धन्यवाद।